हेलो फ्रेंड्स, चढ़ाका एकेडमी में आप सभी को अश्वनी सर का नमस्कार। आज पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक काल में 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को हम विप्लव या विद्रोह की भी संज्ञा देते हैं और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है। तो आज 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे कि क्रांति का कारण क्या रहा, क्रांति का तत्कालीन कारण क्या रहा, क्रांति किन किन क्षेत्रों में पनपी और ये क्रांति असफल हो गई, असफलता का कारण क्या था और क्रांति का परिणाम क्या हुआ और क्रांति का स्वरूप क्या था। ध्यान रखेंगे कि यहां से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे पामर्स्टन। भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो थे लॉर्ड कैनिंग। और क्रांति का संकेत क्या था? वो था कमल का फूल तथा चपाती अर्थात रोटी। तो ये कभी कभी प्रश्न पूछता है, लेकिन हमको पढ़ना है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कि क्रांति का कारण क्या रहा। तो पहला कारण है कि भारतीय राजाओं के साथ दुर्व्यवहार, भारतीय नरेशों के साथ दुर्व्यवहार और विशेषकर उसके लिए जिम्मेदार था गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 56 तक लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने पेंशन समाप्त कर दिया, कुछ राजाओं को दी गई उपाधियों का अभियंत कर दिया और बहुत से राज्यों का विलय कर लिया गया था और जैसे बड़े राज्य को विलय कर लिया गया। तो इनके विलय करने से भारतीयों को लगा कि अंग्रेज मेमने के रूप में भेड़िए की भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा चार्ल्स नेपियर सिंध का विलय करने के लिए जिम्मेदार था। चार्ल्स नेपियर का स्टेटमेंट था कि मैं यदि 12 वर्षों के लिए भारत का सम्राट होता तो कोई भारतीय राजा शेष नहीं रहता, निजाम का नाम भी सुनाई नहीं देता और नेपाल हमारा होता। दूसरा कारण है ये प्रशासनिक और आर्थिक कारण। ध्यान रखेंगे कि रियासतों के जब विलय किया गया तो अभिजात वर्ग जो था वह अपनी शक्ति और पदवी से वंचित हो गया था। विशेषकर जो अंग्रेजी नीतियों का प्रभाव पड़ा वो किसानों पर पड़ा, क्योंकि भूकर व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। आर्थिक नीतियों से सिर्फ किसान ही प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि शिल्पी, उद्योग, जो छोटे उद्योगपति थे, उद्यमी थे, वो भी प्रभावित हुए, क्योंकि इनकी नीतियों के का शिकार किसान, शिल्पी और उद्यमी भी हुए थे। ध्यान रखेंगे किसी पर कार्ल मार्क्स 1853 में कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि वह अंग्रेज घुसपैठिया था। वो अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय करघे को तोड़ दिया और चरखे का नाश कर दिया, सूती कपड़े के मातृभूमि को सूती कपड़ों से भर दिया था। इसी तरह हम इसको सामाजिक और आर्थिक नीतियों के संदर्भ में भी कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि अंग्रेजों का जो जातीय अहंकार था, भारतीयों के प्रति जो भेदभाव की नीति थी, इसके अलावा कुछ अंग्रेजों के द्वारा समाज सुधार किया गया था, जैसे सती प्रथा का अंत किया गया, विधवा विवाह को पुनर्मान्यता दी गई थी। तो कुछ रूढ़िवादी भारतीयों ने इसका विरोध भी किया था। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों की जो धर्म प्रचार की गतिविधियां थी उससे भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि मेजर एडवर्ड ने कहा था कि भारत पर शासन करने का हमारा अंतिम उद्देश्य है ईसाई बनाना। इसी तरह कुछ सैनिक कारण भी रहे, क्योंकि सैनिकों के साथ ये भेदभाव बढ़ता जा रहा था। भारतीय सैनिकों के लिए खराब सेवा शर्तें तय की गई थी। इसके अलावा और जैसे राज्य को विलय करने से सैनिक बेरोजगार हो गए थे,
उनका दबाव कृषि पर पड़ा था और एक प्रमुख कारण रहा कि लॉर्ड डलहौजी ने सैनिकों के लिए निःशुल्क डाक व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। लेकिन 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण था चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। नई जो एनफील्ड राइफलें थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। जोश में आकर 29 मार्च 1857 को एक क्रांतिकारी सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। ये क्रांति की जो तिथि थी वह 10 मई निश्चित की गई थी, लेकिन मंगल पांडे ने जोश में आकर 29 मार्च 1857 को अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन को गोली मार दिया था। ध्यान रखेंगे कि क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से तय हुई थी, लेकिन ये जोश में पहले ही आ गए थे और क्रांति के जो एक राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए था उस न हो सका। कारण था कि अंग्रेज सतर्क हो गए थे। यद्यपि 10 मई को मेरठ से शुरुआत हुई, 10 मई को क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे जुलाई 1858 तक पूर्णतया कुचल दिया था। और थोड़ा देखेंगे कि किन किन स्थानों पर विद्रोह हुआ था, वहां का नेता कौन था और उस विद्रोह को दबाने वाले अधिकारी कौन थे। तो पहले बात करते हैं दिल्ली की। पहले उल्लेख करते हैं दिल्ली की। आप जानते हैं कि दिल्ली के मुगल सम्राट बहादुर शाह 11 मई को मुगल सम्राट बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित किया गया और उसके सेनापति वक्त का बने, सैन्य नेता वक्त का। लेकिन यहां के विद्रोह को दबाने का श्रेय अंग्रेज हडसन और निकलसन को है। कहा जाता है कि हडसन और निकलसन ने शाह आलम को आत्मसमर्पण करने के लिए बात कर दिया। सितंबर 1857 में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इनको बर्मा में निष्कासित कर दिया गया, जहां 89 वर्ष की उम्र में 7 नवंबर 1862 को इनकी बर्मा में मृत्यु हो गई थी। इन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। इनका कहा था कि मुझे अपने जमीन पर 2 गज अपनी भूमि पर भारत में अपने कब्र के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई थी। बर्मा में ही इनको दफना दिया गया था, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इनके 2 पुत्रों को लाल किले के सामने हडसन ने गोली मार दी थी, मिर्जा ख्वाजा और मिर्जा मुगल को। उसी तरह लखनऊ में विद्रोहियों के नेता बेगम हजरत महल थी। इन्होंने और यहाँ के विद्रोह को दबाने का श्रेय हैवलॉक, आउट्रम तथा कैंपबेल को रहा है। इन्होंने अपने पुत्र ब्रिटिश कादिर को नवाब घोषित किया। जब अंग्रेजों ने इनका पीछा किया तो अंततः यह नेपाल भाग गई थी। 4 जून को ये विद्रोह में शामिल हुई थी। ध्यान रखेंगे कि 10 मई से शुरू हुआ और ये 4 जून को अवध की बेगम हजरत महल शामिल हुई। इसी तरह कानपुर में नाना साहब और अजीमुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और वहां के नेता नाना साहब और अजीमुल्ला थे। और यहाँ के विद्रोह को दबाने का श्रेय वही लखनऊ के अधिकारियों हैवलॉक, आउट्रम तथा
कैंपबेल को रहा। नाना साहब ने 5 जून को, ध्यान रखेंगे कि नाना साहब 5 जून को अपने आप को सम्राट के पेशवा के रूप में घोषित किया था। इन पर 1 लाख का इनाम भी रखा गया था और अंततः ये भी नेपाल भाग गए थे और इनकी पुत्री शहीद मैना को गोली मार दी गई थी। नेक्स्ट स्थान झांसी। झांसी में लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था और यहाँ के अंग्रेज अधिकारी जनरल ह्यूरोज थे। ह्यूरोज के द्वारा मारी गई थी। ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में सोई हुई यह महिला अकेले मर्द थी। इसी तरह बिहार में जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था। उसी तरह ग्वालियर में तत्या टोपे ने विद्रोह किया था। ध्यान रखेंगे कि तत्या टोपे का नाम पूछता है कि तत्या टोपे का मूल नाम क्या था। उनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग और इन्हें 8 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी। एक गद्दार एक आने से गिरफ्तार हो गए थे। उसी तरह इलाहाबाद और वाराणसी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था और यहाँ के विद्रोह को कर्नल नील ने दबाया था। इसी तरह छिटपुट विद्रोह भारत के अन्य क्षेत्रों में भी हुए थे, जैसे भारत के बाहर भी हुए थे। सिंगापुर में विद्रोह के जनक पंडित परमानंद को माना जाता है। इस विद्रोह के समय प्रमुख शायर मिर्जा गालिब दिल्ली में ही थे। हमको मुख्य पढ़ना है कि अभी पढ़े हैं कि विद्रोह का कारण क्या था, विद्रोह किन स्थानों पर हुआ और हम पढ़ने जा रहे हैं कि विद्रोह की असफलता का कारण क्या था। तो सबसे बड़ा कारण था कि विद्रोह का समय से पहले होना। 10 मई निश्चित किया गया और 29 को ही हमारे मंगल पांडे ने शुरू कर दिया था, 29 मार्च को। उसी तरह दूसरा कारण है कि निश्चित विचारधारा का अभाव। विद्रोहियों में कोई निश्चित विचारधारा नहीं थी, उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, देशभक्ति की भावना नहीं थी और उनके पास संगठन नहीं था, संगठन का अभाव था। इसी तरह यह विद्रोह पूरे देश में नहीं फैला, विशेषकर उत्तर भारत के कुछ निश्चित सीमित क्षेत्रों में ही रहा। और एक कारण यह भी था कि अंग्रेजों के पास आधुनिक अच्छे संसाधन थे। इस पर नाना साहब ने कहा था, ढोड़ोपन जिनको कहते हैं, नाना साहब ने किया नीली टोपी वाली राइफलें तो गोली चलने से पहले ही मार देती है। उसी तरह भारत के अधिकांश राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जैसे हमारे ग्वालियर ये सिंधिया अंग्रेजों के साथ दिए, हैदराबाद के निजाम भी उन्हीं का साथ दिए थे। दिनकर राव, ग्वालियर के दिनकर राव राजभक्त रहे, हैदराबाद के सलार जंग भी राजभक्त रहे, क्योंकि उसको पता चलता है जब तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि अगर सिर्फ विद्रोहियों को सिंधिया ही साथ दिए होते तो हमें अगले दिन बिस्तर गोल करना पड़ता। विद्रोहियों का साथ सिर्फ सिंधिया दिए होते तो हमें अगले दिन अपना बिस्तर गोल करना पड़ता और खा जाना पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि अधिकांश भारतीय राजाओं ने विद्रोहियों के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया था। ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि इसका परिणाम क्या हुआ, इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ। तो क्रांति का पहला परिणाम यह हुआ कि भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके सत्ता सम्राट को सौंपी गई और सम्राट ने अपनी विस्तारवादी नीति का त्याग कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं 1 नवंबर 1858 को गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन करके महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा था। इसमें कहा गया था कि साम्राज्य विस्तार की उनकी कोई इच्छा नहीं है। फिर यह सेना का विद्रोह था, सेना ही इसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार थी, इसलिए सेना का पुनर्गठन किया गया। अधिकांश उच्च पदों पर भारतीयों के बजाय अंग्रेजों को नियुक्त किया गया, तो खाने वगैरह दे दिया गया अंग्रेजों के हाथ में और उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई।
जबकि भारतीयों की संख्या कम कर दी गई थी। और इसका परिणाम यह हुआ कि सेना का पुनर्गठन किया और क्या ही गया, ईसाई धर्म के प्रचार में भी कमी आई। सामाजिक नीतियों को सुधार करने में उन्होंने अपनी सतर्कता बरती, अंग्रेजों ने सतर्कता बरती तथा उन्होंने भारत में अब बांटो तथा राज्य करो की नीति का अनुसरण किया तथा हमेशा के लिए मुगल सत्ता का अंत हो गया था। ये परिणाम रहा है। हमें पढ़ना है कि क्रांति का स्वरूप क्या था। तो हम पढ़ेंगे कि क्रांति के स्वरूप को अपने नजरिए से, अपने दृष्टिकोण से अलग अलग व्याख्या किया गया है। क्रांति के स्वरूप में हम पहले करते हैं वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर की बात करते हैं। इनकी पुस्तक है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। इसी तरह हमारे लॉरेंस और सिरेल ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। ये डिज़रायली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। तो टी.आर. होम्स ने इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष कहा है, जबकि एली आर रिज के अनुसार यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था। इसी तरह आर.सी. मजूमदार, रामचंद्र मजूमदार ने कहा है कि तथाकथित स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन एस.एन. सेन की पुस्तक है 1857 जो ये 1857 पर सरकारी पुस्तक है। प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखेंगे 1857 की क्रांति पर यह सरकारी पुस्तक है। यद्यपि सरकारी पुस्तक लिखने के लिए आर.सी. मजूमदार को नियुक्त किया गया था, लेकिन कमेटी में अनबन होने के कारण उन्होंने रिजाइन कर दिया था और स्वतंत्र रूप से अपनी एक पुस्तक लिखी थी आर.सी. मजूमदार ने, जिनका नाम है सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। कार्ल मार्क्स ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। 1800 ये क्रांति के बाद कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था और यह भारतीय जनता की क्रांति थी। ध्यान रखेंगे, निष्कर्षतः यह स्मरण रहे कि राजभक्ति केवल क्षेत्रीय थी। नेतृत्व असंतुष्ट राजाओं तथा जमींदारों के हाथ में था, जो प्रायः अपनी निजी कारणों से, निजी लाभ से प्रेरित थे। उनकी देशभक्ति की भावना कुछ भी क्यों न हो, हमें पीछे की ओर सामंतवाद की गोद में धकेलना चाहते थे, अर्थात भारत को। वहीं अगर इनकी क्रांति सफल भी हो गई होती तो डेमोक्रेसी नहीं स्थापित होता, बल्कि भारत में वही पुरानी प्राचीन सामंतवादी व्यवस्था स्थापित होती। इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।